एक पुरानी हवेली थी। गांव वालों का कहना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कुछ कहते थे कि वहां एक रानी का भूत रहता है जिसकी हत्या हवेली में ही हुई थी। एक दिन चार दोस्त अजय, रोहित, पूजा और मीना ने सोचा कि हवेली का रहस्य जानने का साहस करें। यह सुनकर गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें रोकने नहीं दिया। शाम ढलते ही चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर चुका था। हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का देकर जब वे अंदर घुसे तो एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को कंपा गया। हवेली के अंदर धूल और मकड़ियों के जाले थे। हर कदम पर उनकी टॉर्च की रोशनी से परछाइयां बनती और दिल की धड़कनें तेज हो जाती। अचानक पूजा ने एक कमरे का दरवाजा खोलते ही चीख मार दी। बाकी तीनों दौड़कर उसके पास पहुंचे। कमरे में एक पुराना आईना रखा था जिसमें उन्हें अपनी परछाइयों के अलावा एक और परछाई दिख रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाकर आईने के पास जाकर देखा। तभी आईने में एक औरत का धुंधला चेहरा उभर आया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे, मानो कुछ कहना चाह रही हो। भागो, औरत की आवाज गूंजी। ये सुनते ही चारों के पसीने छूट गए। रोहित ने कैमरा निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर केवल खून से लिखे शब्द दिखे, यहां से जाओ वरना तुम भी नहीं बचोगे। चारों घबराकर हवेली से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक अजीब सी खुसर फुसर शुरू हो गई। चारों ने देखा कि एक छाया उनके चारों ओर घूम रही थी। मीना ने डरते हुए मंत्र बोलना शुरू किया जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। अचानक छाया गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। बिना समय गवाए चारों ने दौड़ लगाई और किसी तरह गांव पहुंच गए। गांव में पहुंचकर उन्होंने सारी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि वह रानी जिसे हवेली में मार दिया गया था अभी भी न्याय के लिए भटक रही है। जो भी वहां जाता है उसे वह चेतावनी देती है। उस घटना के बाद चारों ने कसम खाई कि कभी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे, लेकिन हवेली के रहस्य ने उनकी रातों की नींद हमेशा के लिए छीन ली। काले जंगल का रहस्य। गांव के किनारे एक जंगल था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कहते थे कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। एक रात अनिल, मोहित और सविता ने फैसला किया कि वे उस जंगल में जाकर सच जानेंगे। उनके दोस्तों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। चांदनी रात थी, लेकिन काले जंगल में घुसते ही अंधेरा ऐसा था जैसे रोशनी को निगल दिया गया हो। तीनों के पास टॉर्च थी, लेकिन उसकी रोशनी भी जंगल के सन्नाटे और डरावने पेड़ों के बीच गुम हो रही थी। कुछ दूर चलने पर उन्हें बच्चों की हंसी सुनाई दी। ये सुनकर अनिल ने कहा, यहाँ बच्चे कहाँ से आएंगे? मोहित ने इसे हवा का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सविता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, ये आवाजें किसी और दुनिया की लगती है। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक परछाई निकली। वह परछाई एक छोटे बच्चे की थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद और चेहरा अजीब सा विकृत था। बच्चा धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। तीनों को लगा कि उनके पैर जमीन से चिपक गए हैं। बच्चा उनके पास आकर रुक गया और फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम वापस नहीं जा सकते। तभी जंगल के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। पेड़ अपने आप हिलने लगे और ठंडी हवा ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। तीनों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुड़े सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और हाथ में एक बड़ा हंसिया था। उसने हंसते हुए कहा, जो यहाँ आता है वह यहाँ का हिस्सा बन जाता है। अगले दिन गांव में उनकी कोई खबर नहीं मिली। कई दिनों बाद कुछ लकड़हारे जंगल में गए और उन्होंने एक पेड़ पर 3 चेहरे उभरे हुए देखे। वे अनिल, मोहित और सविता के चेहरे थे। गांव के लोग अब उस जंगल की ओर देखना भी पाप मानते हैं। कहते हैं वहां जाने वाले कभी इंसान नहीं रहते। चंद्रपुर की चुड़ैल। चंद्रपुर गांव घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने एक भयंकर रहस्य के लिए भी जाना जाता था। गांव के लोग मानते थे कि पहाड़ के पास की पुरानी हवेली में एक चुड़ैल रहती है। शाम ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते और हवेली की तरफ देखना भी पाप मानते।
रहस्य की शुरुआत इस कहानी की शुरुआत आज से 50 साल पहले हुई थी। हवेली में एक अमीर चंद्रपुर की चुड़ैल। चंद्रपुर गांव घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने एक भयंकर रहस्य के लिए भी जाना जाता था। गांव के लोग मानते थे कि पहाड़ के पास की पुरानी हवेली में एक चुड़ैल रहती है। शाम रहते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते और हवेली की तरफ देखना भी पाप मानते। रहस्य की शुरुआत इस कहानी की शुरुआत आज से 50 साल पहले हुई थी। हवेली में एक अमीर और बाहरी दुनिया से दूर रखता। एक दिन जमींदार ने रुक्मिणी को किसी आदमी से बात करते देख लिया। उसके मन में जलन की आग लग गई। उसने बिना सच जाने रुक्मिणी को अविवाहिता चुड़ैल का इल्जाम लगाकर उसे हवेली की अंधेरी तलीघर में जिंदा दफना दिया। मरने से पहले रुक्मिणी ने श्राप दिया कि वह हर उस व्यक्ति को सजा देगी जो इस हवेली में कदम रखेगा। दोस्तों का साहस कई साल बीत गए, लेकिन रुक्मिणी की हवेली का रहस्य बना रहा। गांव के लोग उस हवेली को भूलने लगे थे, लेकिन 4 युवा आर्यन, नेहा, रोहित और काव्या ने हवेली में जाने की ठानी। उन्हें भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं था। वे इसे एक साहसिक कारनामे के रूप में देख रहे थे। अंधेरी हवेली, शाम का समय था और चारों अपने बैग और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली जर्जर और वीरान थी। दीवारों पर अजीब सी लाल धब्बे थे, मानो किसी ने खून से कुछ लिखा हो। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा महसूस हुआ। नेहा ने कहा, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आर्यन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, यह सिर्फ पुरानी जगह की हवा है, डरने की कोई बात नहीं। तलीघर का दरवाजा हवेली के अंदर घूमते हुए उन्होंने एक सीढ़ी देखी जो नीचे तलीघर की ओर जा रही थी। रोहित ने मजाक करते हुए कहा, यही तो वह चुड़ैल रहती होगी, चलो देखते हैं। काव्या ने डरते हुए कहा, क्या हमें सच में नीचे जाना चाहिए? लेकिन बाकी तीनों ने उसे मना लिया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक भारी दरवाजा दिखा। दरवाजे पर खरोंचों के निशान थे, मानो कोई उसे अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। रुक्मिणी की आत्मा दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था। आईने में रुक्मिणी का अक्स दिखा। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसकी खून जैसी लाल थी। रुक्मिणी की आत्मा ने कहा, तुमने मेरी नींद खराब की। चंद्रपुर की चुड़ैल चंद्रपुर गांव घने जंगलों और पहाड़ों हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और वहां जो भी जाता कभी लौटकर नहीं आता। हवेली की डरावनी कहानियों ने पूरे गांव को सहमा दिया था। साहसिक युवाओं का निर्णय। गांव के 3 युवा राघव, सोनिया और मोहित इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लेते हैं। वे निडर थे और इस अंधविश्वास को चुनौती देना चाहते थे। एक ठंडी और अंधेरी रात को तीनों ने हवेली में जाने का फैसला किया। रात की शुरुआत। जंगल में हवेली तक पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां, झूलते हुए दरवाजे और दीवारों पर फैली काई ने माहौल को और भयानक बना दिया। दरवाजे पर पहुंचते ही एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई अंदर से दरवाजा बंद कर रहा हो। अंदर की दहशत। जैसे ही वे अंदर गए, हर तरफ अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। उन तस्वीरों में एक बूढ़ा आदमी और एक छोटी बच्ची थी। मोहित ने कहा, क्या ये हवेली के मालिक हैं? तभी एक कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। सोनिया ने घबराते हुए पूछा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अंदर एक कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब में संस्कृत में कुछ लिखा था, जिसे राघव ने पढ़ने की कोशिश की। किताब के पन्ने पलटते ही अचानक खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी और कमरे में हवा के साथ किसी अदृश्य ताकत का आभास हुआ। छाया का प्रकट होना। सोनिया ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई है। जैसे ही उसने पलटकर देखा, वहां एक काली छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। तीनों ने दौड़कर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सच्चाई का पता राघव को किताब में हवेली के मालिक की कहानी मिली। वह बूढ़ा आदमी एक जादूगर था, जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए काला जादू किया था, लेकिन वह प्रयोग गलत हो गया और उसकी आत्मा हवेली में फंस गई। उस बच्ची की आत्मा भी उसी जादू के कारण वहीं कैद हो गई थी। खौफनाक पलायन।
हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से खून टपकने लगा और हर कोने से बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं। मोहित ने घबराकर किताब को जलाने का सुझाव दिया। जैसे ही उन्होंने किताब जलाई, हवेली जोर जोर से हिलने लगी। अंतिम मोड़। जलने के बाद हवेली से निकलते ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली धीरे धीरे आग में जलकर खाक हो गई, लेकिन जंगल में एक भयानक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुमने मेरी शांति भंग की है। अनसुलझा रहस्य। गांव लौटने के बाद तीनों में से किसी ने इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन कहते हैं राघव और मोहित के घर के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। सोनिया ने कुछ महीनों बाद गांव छोड़ दिया और वह हवेली, उसकी राख से फिर एक अजीब सी संरचना उभरने लगी थी। इस कहानी का अंत उतना ही रहस्यमय है जितना इसकी शुरुआत। प्रारंभिक घटना। रात के करीब इनर बज रहे थे, बारिश हो रही थी और ठंडी हवा हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही थी। विशाल, जो एक फोटोग्राफर था, अपने एक प्रोजेक्ट से लौट रहा था। उसने रेलवे स्टेशन पर देखा कि आखिरी ट्रेन निशा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसे इस ट्रेन के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये कोई नई ट्रेन हो। ट्रेन लगभग खाली थी। विशाल ने टिकट खरीदा और ट्रेन में चढ़ गया। रहस्यमय सा यात्री। ट्रेन के डिब्बे में सिर्फ 3 लोग और थे। एक बूढ़ा आदमी, एक महिला जो साड़ी पहने खिड़की के पास बैठी थी, और एक छोटा बच्चा जो अकेले खेल रहा था। विशाल ने इन अजीबोगरीब सहयात्रियों को देखा और खामोशी से एक सीट पर बैठ गया। ट्रेन की धीमी चाल और अंधेरा उसे असहज कर रहा था। पहला संकेत। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक झटके के साथ रुकी। विशाल ने खिड़की से बाहर देखा तो चारों तरफ घना जंगल था। उसने पूछा, ये ट्रेन रुकी क्यों है? बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। ये ट्रेन कभी समय से नहीं चलती। ये जवाब विशाल को विचलित कर गया। महिला का रहस्य। महिला ने अचानक विशाल की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम इस ट्रेन में क्यों आए? क्या तुम्हें नहीं पता यह ट्रेन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती? विशाल चौंक गया। उसने महिला से पूछा, आपका क्या मतलब है? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चे की अजीब हरकतें। उसी समय बच्चा हंसने लगा। उसकी हंसी ट्रेन के सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। विशाल ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा अचानक डिब्बे में भागने लगा। वह हर कोने में जाकर अपने नाखूनों से दीवार पर खरोंच कर रहा था। भूतिया घटनाएं। ट्रेन फिर चल पड़ी, लेकिन इस बार ट्रेन के डिब्बे में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। विशाल ने देखा कि खिड़कियों पर खून के निशान उभर रहे थे। वह डर के मारे सीट से खड़ा हो गया। तभी ट्रेन की बत्तियां झपकने लगी। अचानक बूढ़ा आदमी गायब हो गया। सच्चाई का सामना। महिला ने विशाल को बताया कि यह ट्रेन आत्माओं की ट्रेन है। यहाँ हर वो व्यक्ति आता है जिसने अतीत में कोई बड़ा पाप किया हो। विशाल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने पूछा, लेकिन मैं क्यों यहाँ हूँ? महिला ने उसकी तरफ इशारा किया, क्या तुमने उस एक्सीडेंट को भुला दिया? विशाल की यादें ताजा होने लगी। कुछ महीने पहले उसने अपनी गाड़ी से एक आदमी को टक्कर मारी थी और वहां से भाग गया था। वह आदमी मर गया था। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, विशाल ने खुद को खून से सने चेहरों के बीच पाया। वह चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ट्रेन के सभी यात्री उसकी तरफ बढ़ने लगे। अचानक ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर गई। अंधेरा और भी गहरा हो गया। विशाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने कमरे में था। उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपने हाथों पर खून के निशान दिखे। अभिशाप का अंत। उस रात विशाल ने फैसला किया कि वह पुलिस के पास जाकर अपने गुनाह कबूल करेगा। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर वही निशा एक्सप्रेस खड़ी थी। कहते हैं अभिशप्त आत्माओं से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। विशाल का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब भी लोग कहते हैं कि निशा एक्सप्रेस रात के अंधेरे में चलती है और उसमें वही लोग चढ़ते हैं जिनका अतीत पापों से भरा हो। प्रारंभिक घटना। रात के करीब इनर बज रहे थे, बारिश हो रही थी और ठंडी हवा हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही थी। विशाल, जो एक फोटोग्राफर था, अपने एक प्रोजेक्ट से लौट रहा था। उसने रेलवे स्टेशन पर देखा कि आखिरी ट्रेन निशा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसे इस ट्रेन के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये कोई नई ट्रेन हो। ट्रेन लगभग खाली थी। विशाल ने टिकट खरीदा और ट्रेन में चढ़ गया।
रहस्यमय सा यात्री। ट्रेन के डिब्बे में सिर्फ 3 लोग और थे। एक बूढ़ा आदमी, एक महिला जो साड़ी पहने खिड़की के पास बैठी थी, और एक छोटा बच्चा जो अकेले खेल रहा था। विशाल ने इन अजीबोगरीब सहयात्रियों को देखा और खामोशी से एक सीट पर बैठ गया। ट्रेन की धीमी चाल और अंधेरा उसे असहज कर रहा था। पहला संकेत। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक झटके के साथ रुकी। विशाल ने खिड़की से बाहर देखा तो चारों तरफ घना जंगल था। उसने पूछा, ये ट्रेन रुकी क्यों है? बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। ये ट्रेन कभी समय से नहीं चलती। ये जवाब विशाल को विचलित कर गया। महिला का रहस्य। महिला ने अचानक विशाल की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम इस ट्रेन में क्यों आए? क्या तुम्हें नहीं पता यह ट्रेन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती? विशाल चौंक गया। उसने महिला से पूछा, आपका क्या मतलब है? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चे की अजीब हरकतें। उसी समय बच्चा हंसने लगा। उसकी हंसी ट्रेन के सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। विशाल ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा अचानक डिब्बे में भागने लगा। वह हर कोने में जाकर अपने नाखूनों से दीवार पर खरोंच कर रहा था। भूतिया घटनाएं। ट्रेन फिर चल पड़ी, लेकिन इस बार ट्रेन के डिब्बे में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। विशाल ने देखा कि खिड़कियों पर खून के निशान उभर रहे थे। वह डर के मारे सीट से खड़ा हो गया। तभी ट्रेन की बत्तियां झपकने लगी। अचानक बूढ़ा आदमी गायब हो गया। सच्चाई का सामना। महिला ने विशाल को बताया कि यह ट्रेन आत्माओं की ट्रेन है। यहाँ हर वो व्यक्ति आता है जिसने अतीत में कोई बड़ा पाप किया हो। विशाल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने पूछा, लेकिन मैं क्यों यहाँ हूँ? महिला ने उसकी तरफ इशारा किया, क्या तुमने उस एक्सीडेंट को भुला दिया? विशाल की यादें ताजा होने लगी। कुछ महीने पहले उसने अपनी गाड़ी से एक आदमी को टक्कर मारी थी और वहां से भाग गया था। वह आदमी मर गया था। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, विशाल ने खुद को खून से सने चेहरों के बीच पाया। वह चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ट्रेन के सभी यात्री उसकी तरफ बढ़ने लगे। अचानक ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर गई। अंधेरा और भी गहरा हो गया। विशाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने कमरे में था। उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपने हाथों पर खून के निशान दिखे। अभिशाप का अंत। उस रात विशाल ने फैसला किया कि वह पुलिस के पास जाकर अपने गुनाह कबूल करेगा। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर वही निशा एक्सप्रेस खड़ी थी। कहते हैं, अभिशप्त आत्माओं से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। विशाल का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब भी लोग कहते हैं कि निशा एक्सप्रेस रात के अंधेरे में चलती है और उसमें वही लोग चढ़ते हैं जिनका अतीत पापों से भरा हो। डरावनी कहानी प्रस्तुत है जो ग्रैनी चैप्टर 4 के विषय पर आधारित है। डरावनी हवेली। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग दादी का घर कहते थे। कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। बच्चे उस जगह का नाम लेने से भी डरते थे। एक दिन 4 दोस्तों अमन, रिया, समीर और नेहा ने तय किया कि वे उस हवेली का राज पता लगाएंगे। वे सभी कॉलेज के छात्र थे और डरावनी जगहों पर जाने का शौक रखते थे। हवेली का प्रवेश शाम ढल चुकी थी। चारों ने टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के दरवाजे पर पुराना जंग लगा हुआ ताला था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा छुआ वह अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल भयानक था। दीवारों पर धूल जमी थी, जगह जगह मकड़जाल लटके हुए थे और हर कोने से अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। यहाँ वाकई कुछ गलत है, नेहा ने धीमी आवाज में कहा। डरने की जरूरत नहीं है, ये सब पुराने घरों में होता है, समीर ने हंसते हुए जवाब दिया। पहला संकेत। जैसे ही वे अंदर बढ़े उन्हें एक पुराना रेडियो मिला जो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से एक पुरानी डरावनी लोरी बजने लगी। सो जा बच्चा, सो जा, नहीं तो दादी आ जाएगी। लोरी सुनकर रिया ने डर से अमन का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक से रेडियो बंद हो गया और हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। दादी का दिखना। वे जैसे ही ऊपर की ओर बढ़े उन्हें एक कमरा मिला जिसके अंदर झूला हिल रहा था। झूले पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में एक बड़ा लकड़ी का डंडा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? बूढ़ी औरत ने गुस्से से पूछा। चारों के होश उड़ गए। वे समझ गए कि ये वही दादी है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे।
हम बस यहाँ घूमने आए हैं, अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा। घूमने आए हो? अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। दादी जोर से चिल्लाई और डंडा लेकर उनके पीछे भागी। भागने की कोशिश। चारों दोस्तों ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का माहौल अचानक बदल गया। हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से अजीब सी आकृतियां उभरने लगी जो चीख रही थीं। नेहा गलती से एक कमरे में फंस गई। कमरे में केवल एक पुराना शीशा था। जैसे ही उसने उसमें देखा, दादी का भयानक चेहरा शीशे में दिखा। दादी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। समीर का बलिदान। समीर ने नेहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन दादी ने उसे भी कर लिया। अमन और रिया ने भागकर छत पर शरण ली। वे दोनों समझ गए कि दादी को हराने का एक ही तरीका है, उसका वह डंडा छीनना जिसमें उसकी शक्ति थी। अंतिम संघर्ष। अमन ने साहस दिखाते हुए दादी पर हमला किया। वह रिया के साथ मिलकर उसका डंडा छीनने में सफल हो गया। जैसे ही डंडा उनके हाथ में आया, दादी जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। हवेली का राज। सुबह होने पर उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर एक गुप्त खाना है। वहां उन्हें कई लोगों की हड्डियां मिली। गांव वालों ने बताया कि यह दादी एक डायन थी जो लोगों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाती थी। अमन और रिया ने उस डंडे को जला दिया और हमेशा के लिए उस हवेली को बंद करवा दिया। लेकिन कहते हैं दादी का श्राप आज भी हवेली के आसपास महसूस किया जा सकता है। अगर कोई गलती से भी उस जगह जाता है तो दादी की आत्मा उसे पकड़ लेती है। मजाक और गानों से भरा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने एक छोटा रास्ता चुना ताकि जल्दी पहुंच सके, तब उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव शुरू हुआ। रास्ते का चुनाव। आकाश गाड़ी चला रहा था। उसने जीपीएस देखते हुए कहा, यह शॉर्टकट है, इससे हमें 2 घंटे कम लगेंगे। नीरा ने थोड़ी घबराहट में कहा, यह रास्ता सुनसान लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन बाकी तीनों ने उसकी बात हंसकर उड़ा दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सड़क के दोनों ओर घना जंगल शुरू हो गया। पेड़ों की शाखाएं अजीबोगरीब शक्लें बना रही थी। ठंड और बढ़ गई थी और गाड़ी के शीशों पर धुंध जमने लगी थी। पहला संकेत। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी का टायर पंचर हो गया। यार, अब क्या करें? सुमन ने परेशान होकर पूछा। रिजर्व टायर है, लगा देंगे, विक्रम ने कहा। आकाश और विक्रम टायर बदलने के लिए बाहर निकले। जैसे ही वे काम में जुटे, नीरा और सुमन ने कार के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। यह कौन हो सकता है? सुमन ने कहा। नीरा ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजनबी का मिलना। जब टायर बदल गया तो वे सभी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़े, लेकिन अभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था और उसने हाथ में एक लाठी पकड़ी हुई थी। आकाश ने गाड़ी रोकी। साहब, इस रास्ते पर मत जाइए, ये जगह अभिशप्त है, बूढ़े आदमी ने कहा। विक्रम ने चिढ़कर कहा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, हमें जाने दो। लेकिन नीरा ने महसूस किया कि उस बूढ़े की आंखों में डर था। हवा में अजीब बदलाव। जैसे ही वे बूढ़े को नजरअंदाज कर आगे बढ़े, वातावरण बदलने लगा। सड़क और भी सुनसान हो गई। चारों ओर अंधेरा घना हो गया और गाड़ी की हेडलाइट्स के बावजूद वे मुश्किल से आगे का रास्ता देख पा रहे थे। तभी एक लड़की अचानक गाड़ी के सामने आ गई। ब्रेक लगाओ, नीरा चीख पड़ी। गाड़ी रुक गई, लेकिन जैसे ही वे लड़की को देखने बाहर निकले, वहां कोई नहीं था। सुमन ने कांपते हुए कहा, मैंने उसे साफ साफ देखा था। भूतिया महिला का सामना। वे वापस गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि एक महिला का भयानक चेहरा सामने शीशे पर उभर आया। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके लंबे बाल खिड़की पर लटक रहे थे। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंजने लगी। चारों चीखते हुए गाड़ी से बाहर कूद गए और जंगल में भागने लगे। जंगल का रहस्य। भागते भागते वे एक पुराने मंदिर के एक दिन उन्हें कहा कि बारी इलाके में एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसे शापित हवेली कहा जाता था। कहते थे जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रवि ने जोश में कहा, चलो इस हवेली का रहस्य पता लगाते हैं। पायल थोड़ी सहमी। यह जगह सच में डरावनी लगती है, हमें नहीं जाना चाहिए। करण ने उसे मजाक में लिया, डरपोक मत बनो, ये सब अफवाहें हैं। आखिरकार सबने तय किया कि वे उस रात हवेली में जाएंगे। रात का सफर। चांदनी रात थी, लेकिन आसमान पर काले बादल छाए हुए थे।
चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर थी और वहां तक का रास्ता सुनसान और पेड़ों से घिरा हुआ था। जब वे हवेली पहुंचे तो उसका दरवाजा बंद था। हवेली के दरवाजे पर मोटा जंग लगा हुआ ताला था, लेकिन जैसे ही रवि ने दरवाजे को धक्का दिया वह अचानक अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें लोगों के चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों को अजीब सी गंध महसूस हो रही थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। सीमा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। रवि ने जवाब दिया, अभी तो मजा शुरू हुआ है। तभी ऊपर की मंजिल से किसी कदमों की आवाज सुनाई दी। पहली मुठभेड़। चारों ने टॉर्च की रोशनी से ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। पायल ने डरते हुए कहा, मैंने साफ सुना था। करण ने उसे हिम्मत दिलाई, यह पुरानी हवेली है, लकड़ी की सीढ़ियां हैं, आवाजें आना स्वाभाविक है। वे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, सीढ़ियों पर एक सफेद साया दिखा। वह साया धीरे धीरे गायब हो गया। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, जो भी इस हवेली में आएगा वह यहीं मरेगा। सीमा ने डरकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों कमरे के अंदर फंस चुके थे। सच का पता चलना कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी थी। करण ने अलमारी खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने अलमारी खोली, वहां एक छोटी लड़की की तस्वीर गिरी। तस्वीर के पीछे लिखा था, कविता, उम्र 10 साल। तभी पायल को महसूस हुआ कि कमरे में ठंड बढ़ रही है। अचानक कमरे के बीचों बीच वही लड़की प्रकट हुई। उसकी आंखें सफेद थीं और वह जोर से हंस रही थी। लड़की ने कहा, अब तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम भी चैन से नहीं रहोगे। बचने की कोशिश। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों मारना चाहती हो? लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, यह हवेली मेरी है, मुझे यहाँ मेरे परिवार ने मार डाला, मैं किसी को यहाँ शांति से नहीं रहने दूंगी। पायल ने समझदारी दिखाते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ अनजाने में आए हैं। वहां उसने एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जो हर काम में असफल हो रहा था। उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत बेकार है और किस्मत उसके साथ नहीं है। एक दिन उदास होकर वह जंगल में घूमने चला गया। वहां उसने एक मकड़ी को देखा, जो बार बार अपना जाल बुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार जाल टूट जाता था। मकड़ी फिर से कोशिश करती और अंततः सफल हो जाती। अर्जुन ने मकड़ी से प्रेरणा ली। उसने सोचा, अगर ये छोटी सी मकड़ी हार नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं?